चलें रिकैप करते हैं थोड़ा सा। प्रीवियस जो हमारा एक वीक गुजरा है उसके अंदर हमने ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस और प्रॉम्सर और प्रॉम्सी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस क्या होते हैं, वाइड एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ये चीजें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर कर ली हैं। ऑफर के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद ऑफर में एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो फिर प्रॉमिस बनता है। प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन मिल जाती है तो फिर ये एग्रीमेंट बनता है। और एक एग्रीमेंट और दूसरा एग्रीमेंट जो आपस में होते हैं ये आपस में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होते हैं। और अगर हमने हमने डिस्कशन की थी कि कंसल्टेशन क्या होती है। कंसल्टेशन होती है कि जो चीज जिसके बारे में एग्रीमेंट किया जा रहा है, सब्जेक्ट मैटर होता है एक्चुअली। वो दो होती हैं, एक एक एग्रीमेंट होता है, दूसरा दूसरा उसके कोलेटरल एग्रीमेंट होता है, रेसिप्रोकल एग्रीमेंट होता है। दोनों की अलग से कंसिडरेशन होती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप मेरा मकान कंस्ट्रक्ट करेंगे तो कंस्ट्रक्शन, मकान का कंस्ट्रक्शन करना एक कंसिडरेशन, उसके बदले में जो पेमेंट करनी है वो दूसरी कंसिडरेशन है। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कंसिडरेशन जब मिलती है प्रॉमिस के साथ तो फिर एग्रीमेंट बनता है। और एग्रीमेंट की फर्दर जो काइंड होती हैं वो चार होती हैं। इन चार में से कोई एक काइंड होती है। ये देखिए एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट आपका इन चार में से किसी क्लासिफिकेशन में चला जाएगा। या आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, या आपका एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट बन जाएगा, या वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, या वाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। इनके दरमियान में हमने डिफरेंस देखा था। कॉन्ट्रैक्ट होता है कि विच इज इन्फोर्सेबल बाई लॉ, वाइड एग्रीमेंट होता है विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाई लॉ, voidable contract होता है which is enforceable on the option of what one party but that is not enforceable on the option of other party। और void contract होता है which is contract when it was entered into by the parties but later on due to some circumstances it becomes it ceases to be operate। इसके ऊपर अमल करवाना नामुमकिन हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है किसी भी रीजन से। रीजंस कहीं है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इन दैट केस दैट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। एक्चुअली इट वाज अ कॉन्ट्रैक्ट जब पार्टीज आपस में एग्री होती हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटर होने होती हैं उस एग्रीमेंट के अंदर। एट दैट टाइम उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, जो कि हमने पहले नंबर पे ये देखा इस वाले हैं। मीन कि ये कॉन्ट्रैक्ट और ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट ये एक ही चीज है। इसमें प्लस हो जाता है कि बाद में कुछ सर्कमस्टांस ऐसे क्रिएट होते हैं कि वो इस पे अमल नहीं हो सकता। तो इसके कंसिक्वेंसेस बाद में हमने देखे थे कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट और वाइड एग्रीमेंट के कंसिक्वेंसेस ये हैं कि वाइड एग्रीमेंट के रिजल्ट में कुछ बेनिफिट्स अगर एक पार्टी ने ले लिए हैं तो वो भी वापस कोर्ट नहीं लेकर देते। कोर्ट नहीं लेकर देते इन इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत ये आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए उस एग्रीमेंट को लेकर जाएं तो आपको नहीं मिलता। जबकि वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो तो फिर आपको रिटर्न, जो बेनिफिट्स है आपके वो वापस के रिटर्न होते हैं। वाइड एग्रीमेंट के अंदर हमने एक चीज आगे डिस्कस की थी माइनर के बारे में, चले आगे डिस्कस करते हैं। सेक्शन 10 पढ़ा था, ये हम जस्ट गो थ्रू कर लें, 2 मिनट में हम गो थ्रू करेंगे, 2 मिनट रिकैप करके उसके बाद हम अपने टॉपिक पे चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि हमने ये प्रीवियस स्लाइड में देखा है कि ये एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट सारे के सारे जो एग्रीमेंट्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाते। ये एग्रीमेंट एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट भी हो सकता है, वाइड एबल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो हमारी स्टेटमेंट के ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। क्योंकि ये जो नीचे वाली चीजें सारी एग्रीमेंट्स हैं। ये पांचों को अगर हम देखें तो पांचों एग्रीमेंट्स हैं। एग्रीमेंट्स बेसिक है, मदर है, बाकी जितने भी ये उनके डॉटर्स हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये सारे के सारे एग्रीमेंट्स हैं। ये पांच पांच ही एग्रीमेंट्स हैं, मगर ये पांच के पांच को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। कॉन्ट्रैक्ट इस कौन सा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा? ऑल दोज एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट विच आर इन्फोर्सेबल बाय द लॉ। एंड इफ एन एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वो इन अगली जो तीन कैटेगरी उनमें से कोई एक होगा, मगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो अगर हम ये देखें कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, मीन कि इस एग्रीमेंट को इस कॉन्ट्रैक्ट में बदलने के लिए व्हाट आर दोज लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो वो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो सेक्शन 10 के अंदर हैं। यहां पे देखें, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी। एग्रीमेंट के अंदर अगर इन्फोर्सिबिलिटी, फरहान आप माइक भी म्यूट करें और आप ये वाइट बोर्ड वगैरह भी यूज ना करें। एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। मीन के एग्रीमेंट के अंदर अगर इन्फोर्सिबिलिटी मिल जाती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और इन्फोर्सिबिलिटी क्या है? दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 10। ऐसा नहीं है कि सेक्शन 10 के अंदर को लिखा हुआ है कि जी व्हाट इज इन्फोर्सिबिलिटी।
और आगे लिखा हो कि ये इन्फोर्सिबिलिटी, ऐसा नहीं है। मगर जो मीनिंग दी हुई है, जो स्टेटमेंट दी हुई है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाई, आगे ये 5 इंग्रेडिएंट्स दे दिए गए। इसका मतलब अगर इसको कोरिलेट करें प्रीवियस अपनी डेफिनेशन के साथ, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन के साथ, तो उसका मतलब यही बनता है कि ये एग्रीमेंट के अंदर 5 चीजें मिलेंगी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और ऊपर हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सबिलिटी इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब अगर इन्फोर्सबिलिटी को हमने माइनस करना है, मीन के इसको रिप्लेस करना है, जिस तरह आप पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के अंदर एक्स प्लस वाई इक्वल टू फला, और जब एक्स को रिप्लेस करना तो उसकी जगह पे कोई और डिजिट्स लेकर आएंगे, तो एक्स यहाँ पे इन्फोर्सबिलिटी एक्स है, तो इसकी जगह पे आप ये चीजें लेकर आएंगे। कौन सी चीजें? ये जो 5 चीजें हैं इसके नीचे स्टेटमेंट के अंदर, सेक्शन 10 के अंदर आगे वो चीजें आ गई हैं। कौन से सेक्शन 10 के अंदर? फ्री कॉन्सेंट, पार्टी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, और अगली चीज माइनस करनी है, दैट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द लॉ। ये चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था फ्री कॉन्सेंट क्या होती है। फ्री कॉन्सेंट के बारे में हमने पढ़ा था, एक जस्ट नॉर्मल ओवरव्यू ले रहे हैं कि फ्री कॉन्सेंट कौन सी होती है, कि विच इज नॉट। सबसे पहले कॉन्सेंट को हम डिफाइन करते हैं, व्हाट इज कॉन्सेंट। कॉन्सेंट का मतलब होता है व्हेन पार्टीज एग्रीड अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस। मीन के दो चीजें इसके अंदर हैं कि हम देखने के लिए कि व्हाट इज कॉन्सेंट, कॉन्सेंट को देखने के लिए दो चीजों की जरूरत है, सेम थिंग, सेम सेंस। उसके बाद अगर हम इसी कॉन्सेंट को हम देखते हैं कि वेदर दैट कॉन्सेंट इज फ्री और नॉट, तो उसमें अस्सी पे। हैं, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें ये है कि ऑल, सॉरी, कॉन्सेंट इज सेड टू बी फ्री क्या? इफ दैट इज नॉट कॉज्ड बाय एनी ऑफ दीज 5 थिंग्स। अगर ये 5 चीजों में से कोई भी चीज है तो फिर हम कहेंगे कि कंसेंट इज नॉट फ्री। और कंसेंट फ्री कब होगी? जब ये पांचों चीजें नहीं होंगी। कौन कौन सी 5 चीजें? क्वेश्चन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, ये चीजें। आगे इनके हमने रिजल्ट भी देखे थे कि ये पहली 4 जो चीजें हैं, क्वेश्चन है, अनटू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, इन दैट केस दैट एग्रीमेंट विल बी टर्म्ड एज वायडेबल। हम बात करें कि व्हाट हाँ, एग्रीमेंट, 100। ये प्लीज अपने माइक म्यूट करें। ऐसे 100 रुपए किलो बेचते हैं, ये ऐसे अपने 100 माइक बेचते हैं उस हमारे बीज साथ बन रही है उसमें 10 ही बेचती है। साथ हाँ जी। हेलो। अपना माइक म्यूट रखें। ये पार्टिसिपेंट अपने माइक खुद ही म्यूट किया करें। फातिमा आप भी म्यूट करें। फातिमा अपना माइक म्यूट करें। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इनके कंसिक्वेंसेस क्या हैं। तो चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बनते, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते तो फिर क्या बनेंगे? फिर जो बाकी 3 चीजों उनमें से किसी एक कैटेगरी में जाएंगे, मगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। तो 3 चीजों में से यहाँ पे जो इफेक्ट है फरी कंसर्न के, वो ये 2 है। एक, पहली 4 चीजें जो वाइडेबल में ले जाएंगी, और मिस्टेक होगी तो वो वाइड में ले जाएगी। क्या वाइड? वाइड एग्रीमेंट। आगे चलते हैं, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। कंपिटेंट पार्टी के बारे में हमने पढ़ा था कि कंपिटेंट पार्टी के लिए क्या होता है, साउंड माइंड होता है, और एज ऑफ मेजॉरिटी होती है। इसमें एज ऑफ मेजॉरिटी को डिफाइन फर्दर किया गया है कि इन केस ऑफ गार्डियनशिप 21 ईयर और अदर देन गार्डियनशिप 18 ईयर, और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाई लॉ। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो लॉफुल ऑब्जेक्ट है और लॉफुल कंसिडरेशन, इनके बारे में हमने सेक्शन 23 को रेफर किया था कि वो होते हैं जो विच आर नॉट फॉरबिडन बाई लॉ। और अगर हम फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है, मगर अगर उनको परमिशन दे दी जाए तो वो किसी और लॉ की प्रोविजन को डिफीट करेंगे। इसके बाद फ्रॉडोलेंट, इन्वॉल्व इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी, इमोरल और अगेंस्ट दी पब्लिक पॉलिसीज। ये चीजें हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास के अंदर हमने, कि अगर ये चीजें हैं तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन जो वो लॉफुल नहीं है। हम यहीं से ऑनवर्ड अभी अपनी क्लास लेकर चल रहे हैं। आज की जो हमारी क्लास है, क्योंकि हमारी जो प्रीवियस क्लास है वो इस स्लाइड के ऊपर हमारी खत्म हुई थी, स्लाइड नंबर 24। जी प्लीज माइक म्यूट रखें। आपकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। साथ साथ आप बात करें जरा, आपकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। अपना माइक म्यूट रखें।
तो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये चीजें अगर होंगी तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल नहीं है। ये इसके बाद अगली जो स्लाइड है यहां से हम स्टार्ट करते हैं, जो प्रीवियस हमने यहाँ पे खत्म किया था। सेक्शन 23। सेक्शन 23 के अंदर लॉफुल ऑब्जेक्ट भी है और लॉफुल कंसिडरेशन भी है, दोनों चीजों के बारे में है। तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस कर लें। कंसिडरेशन तो वो चीज है जिसके बारे में एग्रीमेंट किया जा रहा है, और ऑब्जेक्ट है उसका मकसद क्या है, क्यों वो चीज ली जा रही है। लेट्स सपोज कि अगर हम एक एग्रीमेंट कर रहे हैं एक बुक के बारे में, तो बुक क्या है, बुक कंसिडरेशन है। बुक क्यों ले रहे हैं, पढ़ने के लिए। तो पढ़ना क्या ऑब्जेक्ट है। हम आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं कि मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, तो ये क्या है, ये पढ़ाना क्या है, ये पढ़ाना कंसिडरेशन है। और क्यों पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपने आई कैप का पेपर देना है, तो ये आई कैप का पेपर देना ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट को आपने कंसिडरेशन से अलग रखना है, मगर अगर अलग करके भी दोनों के अंदर इंग्रेडिएंट सेम हैं कि दोनों ही फॉरबिडन बाई लॉ नहीं होने चाहिए। दोनों ही फॉरबिडन बाई लॉ का मतलब ये कि कहीं पर भी कानून ने एक्सप्रेसली मना ना किया हो। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि जुआ खाना, तो जुआ खाना क्या है, जुआ खाना कानून ने मना किया कि नहीं बनाना, तो नहीं बनाना। इस तरह की कुछ चीजें हैं जो कानूनन लिखी हुई है कि मना है, तो वो मना है। वो नहीं, ऐसे कोई एग्रीमेंट आपकी कंसिडरेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए, ना ही ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए। कोई ऐसी चीज परचेज करके ले आते हैं जो कि वैसे वो चीज ठीक है, मगर उसको इस पर्पज के लिए लेकर आते हैं कि जो पर्पज गलत है। तो फिर इसका मतलब कंसिडरेशन तो वैलिड है मगर ऑब्जेक्ट वैलिड नहीं है। तो दोनों चीजों का वैलिड होना जरूरी है, दोनों का लॉफुल होना जरूरी है। फ्रैडुलेंट बहुत क्लियर है, इन्वॉल्व इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि किसी ऐसी कोई चीज को, ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसी कंसिडरेशन जिससे किसी बंदे को या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी होने का खदशा हो। फॉर एग्जाम्पल हम ये एग्रीमेंट कर लेते हैं कि मिस्टर एक्स जो है वो मिस्टर वाई को कत्ल करके आए, अब ये इंजरी है। या मिस्टर एक्स जो है मिस्टर वाई को किडनैप करके ले आए, या उसका बाजू तोड़े, इसका एग्रीमेंट करते हैं इस तरह की। या पर्सन को या प्रॉपर्टी को इंजरी का मतलब ये कि वो जो उसका आपका बाग है उसको जलाएगा, उसको, वो जो उसका घर है उसको गिराएगा। इस तरह के प्रॉपर्टी को नुकसान देना है, इस तरह के एग्रीमेंट क्या होते हैं, उसका कंसिडरेशन लॉफुल नहीं होते हैं। इमोरल का मतलब होता है सोसाइटल जो नॉर्म्स हैं सोसाइटी के, उनके अगेंस्ट होता है। जो हमने शुरू में पढ़ा था ना कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं, सॉरी हमने पढ़ा था कि सोर्सेज ऑफ लॉ शुरू में पढ़े थे, उसमें हमने एक कस्टम भी सोर्स ऑफ लॉ पढ़ा था। तो कस्टमेरी जो प्रैक्टिसेस होती हैं उनके अगेंस्ट भी नहीं होना चाहिए, इमोरल भी नहीं होना चाहिए। अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी भी वही चीज। इमोरल का मतलब कि जो सोसाइटी जिसको ये लॉ जिसको इमोरल कंसिडर करता है, दोनों चीजें। और पब्लिक पॉलिसी मीन कि जो ये इसमें एंड पे एक स्पेलिंग मिस है, पब्लिक पॉलिसी है ये एक्चुअली वाई। तो पब्लिक पॉलिसी मैं लिख देता हूँ। तो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट भी चलते हैं 25 सेक्शन के ऊपर। सेक्शन 25 है, आप जरा वापस जाएं तो हमने क्या देखा था, हमने पढ़ा था एग्रीमेंट प्लस कंसिडरेशन, सॉरी प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। ये हमने स्टेटमेंट दी थी सेक्शन 2 के अंदर कि डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट क्या है। प्रॉमिस के अंदर जब कंसिडरेशन मिलती है तो फिर एग्रीमेंट बनता है, ये हमने पढ़ी थी। और अगर इसको इसी को हम यहाँ पे 25 में पढ़ते हैं, एक जनरल रूल क्या है। जनरल रूल ये है कि एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर कंसिडरेशन नहीं होगी, हमने कहा कि कंसिडरेशन होना जरूरी है, कंसिडरेशन के बगैर तो कोई एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। तो अगर ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें कंसिडरेशन नहीं है, तो इसका मतलब कि वो एग्रीमेंट वॉइड है। ये जनरल रूल है, वो एग्रीमेंट वॉइड है, एबेनेशो वॉइड है, उसकी कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है जिसमें कंसिडरेशन नहीं है। ये एक जनरल रूल है। अभी इसी सेक्शन के अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी दी गई हैं। एक्सेप्शन का मतलब ये कि जहां पे ये जनरल रूल अप्लाई नहीं होता। अभी इसको और मजीद देखें तो क्या मतलब बन रहा है, इसका मतलब ये बन रहा है कि हमने बात की कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, मगर एक्सेप्शन का मतलब ये एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट वॉइड, मीन दैट इज वैलिड।
जहां पे एक्सेप्शन आ जाती है वो जनरल रूल के उल्ट होती है, उसके कंट्रोडिक्टरी होती है। तो यहाँ पे ये जनरल रूल ये है कि एग्रीमेंट कंसिडरेशन के बगैर नहीं होगा। हर एग्रीमेंट के अंदर कंसिडरेशन होती है, तब जाकर वो वैलिड बनता है। अगर नहीं होगा तो फिर वो वायड होगा। ये एक जनरल रूल है, क्योंकि हमने शुरू में सेक्शन 2 के अंदर पढ़ लिया था कि एग्रीमेंट तब बनता है जब प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन मिलती है। तो मीन के एग्रीमेंट की बुनियाद के अंदर ही शामिल है कंसिडरेशन का होना। एक के अंदर कंसिडरेशन ही नहीं है तो वो एग्रीमेंट ही नहीं है। एग्रीमेंट नहीं है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा ही नहीं सकता, तो फिर उसको हम वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं। मगर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी दी गई। कुछ ऐसे भी एग्रीमेंट होते हैं जिनमें कंसिडरेशन नहीं होती, मगर इवन देन वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? सेक्शन 25 में लिखा हुआ है। जैसे कि पहला क्या है? पहला है कि रिटर्न रजिस्टर्ड प्रॉमिस टू कंपनसेट। अब ये यहाँ पे हाफ वर्डिंग है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली वर्डिंग जो है वो ये है कि प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर द एक्ट्स वॉलंटरली डन इन द पास्ट। अब इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि एक आदमी ने वॉलंटियरली काम किया था, उसके लिए उस वक्त उसने कोई कंसिडरेशन रखी ही नहीं थी। उसने कहा मैं वॉलंटियरली ये सर्विसेज आपको दे रहा हूँ। लेटर ऑन जिनको वो सर्विसेज दी गई हैं, वॉलंटियरली दी गई हैं, वो बाद में अगर कह देते हैं कि मैं आपको वो जो आपने वॉलंटियरली काम किया था उसके बदले में पेमेंट करूंगा। अभी इस जो नया एग्रीमेंट है, जो नई उसने वो कहा है कि मैं उसके बदले में आपको पेमेंट करूंगा, ये सबसीक्वेंट एक अक्नॉलेजमेंट है, ये एक प्रॉमिस है। और इस प्रॉमिस में कोई कंसिडरेशन नहीं है। मीन के जो हमने बात की रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस की, तो उसमें कोई रेसिप्रोकल चीज नहीं है। उधर से वापस से कुछ भी नहीं आने, क्योंकि वापस जो आई थी पहले, जो उसने वॉलंटरली काम किया था, वो तो वॉलंटरली था। उस वक्त उसके माइंड में ही नहीं था कि मैंने इसके बदले में कुछ लेना है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक आदमी है, वो अपना सामान एक कंटेनर से अनलोड कर रहा है, ऑफ लोड कर रहा है। आप पास से गुजरते हैं, आप उसकी हेल्प कर देते हैं। जब आप हेल्प करते हैं एट दैट टाइम आपके माइंड में ये नहीं है कि मैंने इसके बदले में पेमेंट लेनी है। वो लेटर ऑन 3-4 दिन के बाद आपको मिलता है, आपको कहता है कि वो जो आपने काम किया था ना, मेरे कंटेनर को ऑफलोड करवाने में मेरी हेल्प की थी, तो मैं आपको उसके बदले में 10,000 रुपये दूंगा। अभी ये जो उसने कहा है ना कि मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, तो ये किसके बदले में कहा है? उस चीज के बदले में कहा है कि जो प्रीवियसली आपने मेरा काम किया था, वॉलंटरली किया था, उसके बदले में। और अगर ये बात राइटिंग में ले आता है और रजिस्टर करवा देता है, इसके लिए जरूरी है कि दैट शुड बी इन राइटिंग एंड दैट शुड बी रजिस्टर्ड। ये भी जरूरी है। मीन कि जो आप पास्ट में काम वॉलंटरली किया था उसको लेटर ऑन वो एक्नॉलेज करता है और राइटिंग में करता है। देखिए हमने शुरू में पढ़ा था कि आपके ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो है दैट कैन बी एम्प्लॉयडली, मीन जरूरी नहीं कि एक्सप्रेसली हो, वो बाई कंडक्ट भी हो सकती है। मगर इस पॉइंट की जब हम बात करेंगे ना कि 25 की एक्सेप्शन की, पहले एक्सेप्शन की बात करेंगे, तो इस पॉइंट को तब हम अक्नॉलेज कर, तब हम मानेंगे जब ये राइटिंग में होगी। तो राइटिंग के अलावा अगर कोई प्रॉमिस करता है टू टू कंपनसेट फॉर द एक्ट्स वॉलंटरली डन इन द पास्ट, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। मीन कि ये पॉइंट तब होगा व्हेन इट विल बी इन राइटिंग एंड इट विल बी रजिस्टर्ड। ये पहली चीज। दूसरी चीज है प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेब्ट। टाइम बार डेब्ट कौन सा होता है? टाइम बार डेप्थ देखिए, ये यहीं से आपके एग्जांपल्स आएंगे। ये बहुत अलर्ट रहिएगा। यहीं से ही आपको वो क्वेश्चन देंगे एग्जामिनर, इन्हीं चीजों से। तो मुख्तलिफ सिचुएशन देंगे और यहीं से ही वो अप्लाई करनी पड़ेंगी। टाइम बार डेट कौन सा होता है? टाइम बार डेट ये होता है, आप किसी को लोन देते हैं, तो लोन के लिए आपने एक डेट रखी है कि मुझे आपने 30 अक्टूबर तक वापस करना है। 30 अक्टूबर आ गया, आपने पैसे मांगे नहीं, उसने आपको वापस किया नहीं। 30 अक्टूबर के बाद अगला साल भी आ जाता, अगला साल भी आ जाता, फिर अगला साल भी आ जाता, 3 साल गुजर गए, तो आपने 3 साल तक उससे पैसे मांगे नहीं है। एक एक्ट है, एक्ट मीन के वो लॉ है, स्टैच्यूट है, लिमिटेशन एक्ट। ये एक असेंबली ने, पार्लियामेंट ने पास किया हुआ, उसमें लिखा हुआ है कि आपको अपने राइट्स क्लेम करने के लिए एक टाइम होती है। आप अपने राइट्स अपने टाइम के अंदर क्लेम करेंगे। अगर उस टाइम के बाद क्लेम करेंगे तो आपको राइट नहीं दिया जाएगा।
मीन कि वो राइट इम्परफेक्ट राइट बन जाता है। अभी यहाँ पे अगर आपने लोन दिया हुआ है और 30 अक्टूबर गुजर गया है, 30 अक्टूबर के बाद 3 साल गुजर गए हैं, तो वो लिमिटेशन एक्ट कहता है कि उसके बाद आप नहीं ले सकते, कानूनन नहीं ले सकते, कोर्ट में जाकर नहीं ले सकते, क्योंकि वो टाइम बार्ड हो गया। इसको कहते हैं टाइम बार्ड हो जाना। टाइम बार्ड मीन के बार्ड, बार्ड में रुकावट, रिस्ट्रक्शन। क्यों रिस्ट्रक्शन? ड्यू टू टाइम। टाइम बार्ड का मतलब होता है कि लीगली रिस्ट्रक्ट हो गया है। लीगली आपका राइट बेशक बनता है, मगर आप लीगली नहीं ले सकते। इसे कहते हैं टाइम बार्ड। अभी अगर लेट्स सपोज 3 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, अभी आप कानूनी तौर पे तो नहीं ले सकते क्योंकि वो टाइम बार्ड हो गया है। फिर क्या? अगर वो आदमी जिसने लोन देना था, आपको रिटर्न करना था, अगर वो बाद में कहीं एक नया प्रॉमिस कर देता है, कहता है वो जो लोन मैंने आपसे लिया था, जो कि टाइम बार्ड हो चुका है, मैं वो आपको पे करूंगा। अभी अगर उसने ये कह दिया ना, प्रॉमिस कर लिया कि मैं आपको पे करूंगा, तो फिर ये एक नया एग्रीमेंट बन जाता है। तो इस डेट से आगे नई डेट स्टार्ट हो जाती है, और इस नए एग्रीमेंट की कोई कंसिडरेशन नहीं है, उसके बदले में उसने कुछ लिया नहीं है, वैसे ही कह दिया। तो ये भी वो कहते हैं कि ये भी वैलिड है, यहां पर भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं। और तीसरा जो है, वो है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, कि ऐसी कोई चीज किसी को दे देना जिसके बदले में कुछ भी नहीं लेते आदमी। जैसे गिफ्ट होता है, गिफ्ट के बदले में कुछ भी नहीं लिया जाता। और गिफ्ट क्यों दिया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टीज। पार्टीज के दरम्यान में कोई नेचुरल लव एंड अफेक्शन एग्जिस्ट करता होता है, और उसके बदले में कोई चीज लोग दे देते हैं। तो उसके वो भी, उसके लिए भी यही है कि उसकी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। इससे भी कहा जाता है कि ये भी वैलिड एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट होता है। तो ये तीन चीजें जो मैंने हम डिस्कस की हैं। अच्छा, ये 10 मिनट के बाद आपकी क्लास जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। आप लोगों ने दोबारा इसी लिंक के थ्रू ज्वाइन करना है। ज्वाइनिंग का लिंक चेंज नहीं होगा। जितनी बार भी डिसकंटिन्यू हो, इसी लिंक से ही आप ज्वाइन करते जाइएगा, ठीक है? तो ये सेक्शन 25, ये है सेक्शन 25 को दोबारा मैं रिकॉल करवा देता हूँ, रिपीट करवा देता हूँ। सेक्शन 25 ये, कैन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। अभी जरा वापस जाएं, सेक्शन 10 पे जाएं। सेक्शन 10 में हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन 10 में हमने पढ़ा था एन एग्रीमेंट, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी। फ्री कंसेंट हमने पढ़ लिया। बाय द, आगे कंपिटेंट पार्टी, वो भी हमने पढ़ लिया। लॉफुल ऑब्जेक्ट भी हमने पढ़ लिया, लॉफुल कंसिडरेशन भी हमने पढ़ ली। अगला पॉइंट क्या था? अगला पॉइंट था विच आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द लॉ। अभी जो आखिरी पॉइंट अभी हम ये पढ़ रहे हैं, सेक्शन 25 एक्चुअली उसी की ही एक कड़ी है, कि कौन से एग्रीमेंट्स हैं विच आर वॉइड। तो पहला एग्रीमेंट कौन सा वॉइड है? एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। तो पहला एग्रीमेंट जो पहला वो जो हमने कहा ना कि विच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द लॉ, तो उसमें पहला एग्रीमेंट कौन सा वॉइड है? एन एग्रीमेंट विच इज मेड विदाउट कंसिडरेशन, वो वाइड है। ये पहला। आगे भी हम 26, 7, 28, 29 सारे पढ़ेंगे। तो 26 ये कहता है कि एग्रीमेंट जो भी होगा वो कंसिडरेशन के साथ होगा, कंसिडरेशन के बगैर होगा तो वाइड होगा। ये वो डिक्लेयर्ड वाइड वाली बात है। पहला डिक्लेयर्ड वाइड कौन सा? जो एग्रीमेंट कंसिडरेशन के बगैर है। इसके एक्सेप्शन में कौन सी है? सम टाइम ये वाइड नहीं भी होते, ये एक्सेप्शन है, ठीक है? पहले मैंने बता दी कि एन एग्रीमेंट प्रॉमिस टू कंपनसेट एक्ट्स डन वॉलेंटरली इन द पास्ट एंड दैट प्रॉमिस मस्ट बी इन राइटिंग एंड मस्ट बी रजिस्टर्ड। ये जो एग्रीमेंट आपने किया होगा, प्रॉमिस किया होगा, दैट विल बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन। और जो सेकंड है, तो वो है द प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट, के एक डेट है वो टाइम बार्ड हो चुका है, अगर उसके लिए प्रॉमिस किया जाता है तो फिर वो भी वैलिड। और थर्ड वन इज एन एग्रीमेंट मेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ये भी एग्रीमेंट जो होते हैं ये भी वैलिड होते हैं। ये चीज होगी। हम पढ़ रहे हैं वो एग्रीमेंट जो कि डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ है। तो उसमें हम पहला एग्रीमेंट पढ़ा है 25 सेक्शन, नेक्स्ट है 26 सेक्शन, और फिर 27, 28, 29 और 30। ये आप तरतीब से देखते जाएं, तो ये जो सेक्शन है, 6 सेक्शन टोटल, 25, 6, 7, 8, 9 और 30, ये सारे वो हैं जो एग्रीमेंट डिक्लेयर्ड वाइड। यहाँ पे एक स्क्रीन के ऊपर आपको 5 नजर आ रहे हैं, और जो 6th है वो एक्चुअली 5th है, एक्चुअली वो फर्स्ट है। वो 25th सेक्शन जो हमने प्रीवियस स्लाइड के ऊपर ये पढ़ा है।
जी ये वाला, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, ये पहला है जो वॉइड है। ये दूसरा है जो वॉइड है, ऊपर देखें, फिर आगे सारे ये वॉइड आ रहे हैं। अभी हम ये सारे सेक्शन 26, 27, 28, 29 और 30 सारे पढ़ते हैं। प्लीज मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जी आवाज आ रही है मेरी सबको? कोई स्टूडेंट बता दे, आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। चलिए ठीक है। यस सर, बता दी आपकी। चलिए अभी हम बात कर रहे हैं कि सेक्शन 26 की, कि, और याद रखिएगा हम बात क्या कर रहे हैं, हम सेक्शन 10 को रिलेट करके आगे चल रहे हैं। सेक्शन 10 के अंदर क्या था? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी competent टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल ऑब्जेक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विच आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द लॉ। ये जो आखिरी एंड विच आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द लॉ, तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। आखिरी जो क्लास है कि कौन सी वॉइड हैं जो लॉ ने वॉइड डिक्लेयर किए हैं। इसमें पहला सेक्शन 25 है, ये वाला जो हमने पहले डिस्कस किया है, सेक्शन 25 ये वाला, कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। सेकंड क्या है? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड मीन कि अगर आप किसी बंदे से एग्रीमेंट करते हैं कि अगर आप शादी नहीं करेंगे तो मैं आपको, या कहते हैं आप अगले 5 साल शादी नहीं करेंगे तो मैं आपको 2 लाख दूंगा, और अगर आप शादी कर लेंगे तो फिर आप मुझे 2 लाख देंगे। लेट्स सपोज किस तरह का कोई एग्रीमेंट कर लेता है और उसके बावजूद वो शादी कर लेता है, तो आप उसको बाउंड नहीं कर सकते भी इधर 2 लाख मुझे दें, क्योंकि आपने शादी कर ली है, जो कि हमारे एग्रीमेंट में था कि आप शादी नहीं करेंगे। तो शादी पे आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, अगर लगाएंगे तो ये वॉइड होगा। मीन के हमने ये डिक्लेयर्ड वाइड है, मीन के लॉ ने इनको वाइड डिक्लेयर कर दिया सेक्शन 26 के अंदर कि आप मैरिज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन का कोई एग्रीमेंट करेंगे तो वो वाइड होगा, उसकी लीगल हैसियत नहीं होगी। बेशक वो राइटिंग में है, बेशक स्टाम्प पेपर के ऊपर है, बेशक पार्टी कंपिटेंट है, बेशक फ्री कॉन्सेंट है, ये सारी चीजें अगर चीजें मौजूद है, मगर इवन देन चूंकि लॉ ने डिक्लेयर्ड वाइड कर दिया तो ये वाइड है। कौन सा? इन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड। अभी क्या, कभी इजाजत भी है, इसकी कोई एक्सेप्शन भी है, जिस तरह कि हमने बात की कि ये जनरल रूल है। एक्सेप्शन पहले हमने 25 में पढ़ी थी कि ये एक्सेप्शन इसमें पढ़ी थी, ये 3। इसी तरह क्या इसके भी कोई एक्सेप्शन है कि जहां पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा? तो यस, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कब है? सेकंड मैरिज के बाद। अगर एक शख्स की, मीन मेल है या फीमेल है, उसकी ऑलरेडी मैरिज हुई है कभी, और उसकी वाइफ या हस्बैंड स्पाउस की डेथ हो गई है, या स्पाउस जिंदा है, दोनों सूरतों में आप दूसरी मैरिज के लिए अगर रिस्ट्रिक्शन की कोई प्रॉमिस करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो दैट विल बी वैलिड। ये जो रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वायर्ड है, ये फर्स्ट मैरिज के लिए है, सेकंड मैरिज के लिए वायर्ड नहीं होगा। मीन कि ये एग्रीमेंट आप अगर एक शादीशुदा से करते हैं, मैरिड से करते हैं, तो फिर ठीक है, फिर कर सकते हैं। अगर आप अनमैरिड से करते हैं तो फिर ये वायर्ड है। ये बात क्लियर रखें, इन दोनों में लाइन ड्रॉ कर लें कि ये जो लाइन है, ये जो है, एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वायर्ड दैट इज ओनली फॉर अनमैरिड स्पाउस, अनमैरिड पीपल, वेदर दैट इज मेल और फीमेल, फॉर बोथ दे मस्ट बी अनमैरिड। इफ दे आर मैरिड, मैरिड का मतलब आप इस अंदाज से लें कि चाहे अभी वो मैरिड है, चाहे पास्ट में मैरिड थे, अभी डाइवोर्स हो चुकी है या डेथ हो चुकी है स्पाउस की, दोनों सूरतों में अगर आप सेकंड मैरिज के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, उसका कोई एग्रीमेंट करते हैं, दैट विल बी अ वैलिड एग्रीमेंट, दैट विल नॉट बी अ वाइड एग्रीमेंट। तो वाइड एग्रीमेंट के लिए फर्स्ट मैरिज की बात हो रही है कि एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वाइड एंड दैट एग्रीमेंट शुड रिलेट टू द फर्स्ट मैरिज, दैट इज नॉट रिलेटिंग टू द सेकंड या सब्सिक्वेंट मैरिज। तो यहाँ पर 26 यहाँ पे आप क्लियर रखें, ठीक है। अभी हम बात करते हैं सेक्शन 27 की। सेक्शन 27 कहता है कि एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वैलिड, इज वायर्ड। ट्रेड में आगे आप सिर्फ ट्रेड ना रखें, बिजनेस एक्चुअली रखें, इसको आप बिजनेस समझिएगा। ये मैंने शॉर्ट में ट्रेड लिखा है, एक्चुअली वो बिजनेस के लिए है। बिजनेस में ट्रेड भी शामिल है, सर्विसेज भी शामिल है, ये सारी चीजें शामिल है। तो आप किसी को काम करने से, मीन के अर्निंग के लिए कुछ काम करने से रोकने के लिए एग्रीमेंट नहीं कर सकते। क्या आप उसको कहें कि जी आप मिस्टर एक्स के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि मेरा ये स्कूल है, सामने आप स्कूल नहीं बनाएंगे, मुझसे 10 लाख रुपए ले लो। वो कहता है ठीक है, मैं नहीं नहीं स्कूल बनाऊंगा, मुझे 10 लाख दे दें, और अगर मैंने बनाया तो मैं आपको 10 लाख दूंगा, ठीक है। इस तरह का एग्रीमेंट अगर करते हैं,
वो आपसे 10 लाख ले लेता है, बाद में फिर स्कूल बना लेता है,